हम बात करेंगे एग्रीकल्चर में क्रॉप का, फसल उत्पादन का स्टूडेंट्स एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आप सभी लोगों ने जरूर सुना हुआ होगा, शुगर केन, गन्ना। सुना है क्या? बोले यस, बिल्कुल सुना है, और बहुत ही पुराना, और कई बार आप लोगों ने इस टॉपिक को कहीं ना कहीं जरूर पढ़ा हुआ होगा। बोले यस, बिल्कुल सुना है। चलिए, अब यदि स्टूडेंट्स आप लोगों से पेपर में क्वेश्चन पूछ लिया जाए, मैं एक क्वेश्चन से शुरुआत करूंगा, ठीक है, टॉपिक की। क्वेश्चन दी आपसे जाए, व्हाट इज दी, ठीक है, व्हाट इज दी बॉटनिकल नेम, व्हाट इज दी बॉटनिकल नेम ऑफ इंडियन कैन, इंडियन कैन, कैन मतलब होता है गन्ना, ठीक है जी, भारतीय गन्ना, भारतीय गन्ना का वनस्पतिक, वनस्पतिक नाम होगा। जी, भारतीय गन्ना का वनस्पतिक नाम होगा, क्या होना चाहिए? ठीक है, चलिए ऑप्शन आपको दे रहे हैं। पहला ऑप्शन स्टूडेंट्स हमारा सेकेरम ऑफिसिनेरम, दूसरा ऑप्शन है आप लोगों का सेकेरम बारबेरी, ऑप्शन सी, ऑप्शन ए और बी दोनों, या ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, कोई और आपको एक ऑप्शन हम दे रहे हैं, नाम आपने सुना होगा, सोलेनम ट्यूबरोसम। किस आंसर के साथ जाएंगे बच्चों? मैसेज करके बताइए जी। क्या इसका नाम जो है सेकेरम ऑफिसिनेरम के साथ जाएंगे, या आप सेकेरम बारबेरी के साथ जाएंगे, या आप दोनों के साथ जाना चाहेंगे, ए और बी के साथ में, या आप सोलेनम ट्यूबरोसम के साथ जाना चाहेंगे? जी, तो इस ऑप्शन का जो आप करेक्ट आंसर देना चाह रहे हैं, कुछ बच्चे जो हैं वो सी के साथ जा रहे हैं, और कुछ बच्चे जो हैं वो ए के साथ जा रहे हैं। ए और सी, डी के साथ जा रहे हैं, वेरी गुड, डी वालों का भगवान भला करे। चलो, क्यों भला करे? क्योंकि ये आलू का नाम होता है, ठीक है, आलू का नाम होता है, आलू का वनस्पतिक नाम होता है भैया, पोटैटो का, ठीक है, तो इतना दूर आपको जाना ही नहीं है। हाँ, ए और बी और सी में यदि आप जा रहे हो तो फिर मान सकते हैं कि भैया आपको कुछ पता है, इसका मतलब है कि आपको कुछ भी पता नहीं है, डी यदि लगा रहे हो तो। ऑप्शन ए के साथ जाना चाह रहे हो, बस इसे कहते हैं कि हमें अधूरा ज्ञान है, या हमने अधूरा पढ़ा हुआ है। यदि हम ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं, इसका मतलब है कि हमने क्या पढ़ा हुआ है? अधूरा पढ़ा हुआ है। और ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हो, इसका मतलब है कि आपने फिर भी अधूरा पढ़ा हुआ है। ये नाम है, लेकिन ये भारतीय गन्ने का नहीं है बच्चों, ये भारतीय गन्ने का नाम नहीं है, इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। यदि आप लोगों से पेपर में क्या पूछ लिया जाए, ट्रॉपिकल कैन पूछ लिया जाए, इंडिया की जगह आप लोगों से ट्रॉपिकल नाम आ जाए, तो फिर आपको सेकेरम ऑफिसिनेरम लगाना है। हालांकि आपको मैक्सिमम जगह यही आंसर मिलेगा, ऑप्शन नंबर ए वाला, क्योंकि आपसे केवल क्या आता है, व्हाट इज द बॉटनिकल नेम ऑफ शुगर केन। पेपर में आप लोगों को इस तरीके से क्वेश्चन आता है, ठीक, क्या पूछा जाता है? केवल भारतीय शब्द नहीं होता है, केवल गन्ना पूछा जाता है। गन्ने का वनस्पतिक नाम क्या होगा? तो गन्ने का वनस्पतिक नाम होता है सेकेरम ऑफिसिनम। लेकिन जैसे ही इसमें भारतीय शब्द जुड़ जाए, भारतीय गन्ना आ जाए, इंडियन गन्ना आ जाए,
इंडियन वाला जो गन्ना होता है स्टूडेंट्स, उसके नाम को सेकेरम ऑफिसिनम नहीं, उसे सेकेरम बारबेरी के नाम से जाना जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा, जो हमने दिए थे, उसका आंसर होगा बी। आंसर क्या होगा? बी होगा। भारतीय गन्ना यदि जुड़ गया नाम में, इंडियन जुड़ गया, ठीक है, तो इंडियन कैन के साथ में क्या आएगा स्टूडेंट्स? तो इंडियन कैन के साथ में जाएगा हमारा सेकेरम बारबेरी, जो आपने नहीं पढ़ा हुआ होता है। सिर्फ आपने गन्ना पढ़ा है, भारतीय गन्ना के बारे में आपको जानकारी नहीं थी, केवल आपने ये पढ़ा। तो ऑप्शन ए भी सही है, लेकिन सिर्फ गन्ने के लिए। यदि आपसे इंडियन की जगह सिर्फ गन्ना आ जाए तो आपका आंसर क्या होगा? सेकेरम ऑफिसिनम। लेकिन यदि आपको ऐसा दे दिया जाए तो ये क्या है? ट्रॉपिकल। जी, ट्रॉपिकल का मतलब क्या होता? उष्ण कटिबंधीय। उष्ण कटिबंधीय। उष्ण कटिबंध का क्या होगा सर? उष्ण कटिबंध वाले का ही नाम होता है सेकेरम ऑफिसिनम। बारबेरी केवल इंडिया वाले के लिए लगाया जाता है। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? तो इस तरीके से आप लोगों को जो है गहराई में जाके पढ़ना पड़ेगा। तो पेपर में हमसे जब भी पूछ लिया जाए, भैया बताइए गन्ने का बॉटनिकल नेम क्या है, ठीक है, वनस्पतिक नाम क्या होगा? तो इसके वनस्पतिक नाम दो हैं। एक नाम कौन से वाला है सर? ये जो ऑल ओवर वर्ल्ड चलेगा, वो नाम बन जाएगा हमारा सेकेरम ऑफिसिनम, ठीक है। इस नाम को आपको ध्यान से याद रखना है, क्योंकि पेपर में आपको बारबेरी बहुत कम मिलता है, लेकिन जब भी मिलेगा आंसर गलत करवा देगा। सेकेरम ऑफिसिनम, ठीक है। और दूसरा नाम क्या होगा सर? दूसरा नाम होगा हमारा सेकेरम बारबेरी। जी, ये दो नाम रहेंगे। चलिए, बोलिए यस, बिल्कुल ठीक। अब यदि स्टूडेंट्स इसके बाद में पेपर में दिया जाए, ये इंडियन का था, ये किसका था? ये इंडियन था, भारतीय था भाई, ये भारतीय नाम था। ये हमारा क्या था? तो सर ये हमारा बिल्कुल उष्ण कटिबंधीय वाला था, उष्ण कटिबंधीय। ये उष्ण कटिबंध वाला था, ट्रॉपिकल वाला था। अभी देखिए आपको क्या क्या नहीं मालूम है वो सब बताएंगे। ये उष्ण कटिबंधीय या उष्ण कटिबंधीय, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? इसे हम लोग बोलते हैं ट्रॉपिकल एरिया का था ये। चलो, अब यदि मैं आपको क्वेश्चन ये दे दूं, देखो जरा क्वेश्चन, व्हाट इज द बॉटनिकल नेम ऑफ वाइल्ड कैन? जी बताओ जरा, बॉटनिकल नेम ऑफ वाइल्ड कैन, जंगली गन्ना का वनस्पतिक नाम क्या है? जंगली गन्ना का वनस्पतिक नाम है। अब क्या आंसर देना चाहेंगे? क्योंकि आपने तो पहली बार एक ही पढ़ा है, आपने पहला एक ही पढ़ा था, केवल एक सेकेरम ऑफिसिनम। दूसरा आपको अब जाके पता चला इंडियन वाला। अब यदि आपसे वाइल्ड कैन आ गया तो फिर तो आपकी, ठीक है, क्या हो जाएगी? ठीक है, दिक्कत ही दिक्कत हो जाएगी। कैसे हैंडल करेंगे आप? जंगली गन्ना का वनस्पतिक नाम बता दो, क्या होगा? जी, तो जब भी आपसे जंगली गन्ना आए स्टूडेंट, तो सेकेरम स्पॉन्टेनियम नाम सुना होगा आप लोगों ने। क्या नाम है? सेकेरम साथ में ही चलेगा। सेकेरम का मतलब है कि वो यह गन्ने के कुल को इंडिकेट करेगा। इसके नाम के साथ में आता है सेकेरम स्पॉन्टेनियम। जी, सेकेरम स्पॉन्टेनियम, ये गन्ने का, ठीक है, ठीक है, किस चीज को इंडिकेट करेगा? जंगली वाले पन को, कि भैया इसमें जंगलीपन होगा। ठीक है, ये जंगली गन्ना है। तो जंगली गन्ना,
ठीक है, एक ही नाम से होगा? बोले सर नहीं, एक और नाम होता जंगली गन्ने के। जंगली गन्ने के दो नाम हैं, फिर एक और नाम क्या होगा? सेकेरम रोबस्टम, नाम याद रखिएगा, सेकेरम रोबस्टम। क्योंकि गन्ना का बहुत ज्यादा जो है बहुयातत मात्रा में प्रयोग किया जाता है, शुगर का सबसे ज्यादा यूज किया जा रहा है, गुड़ का यूज किया जा रहा है, शराब बनाने में भी इसका प्रयोग करते हैं गुड़ का, तो इसका बहुत ज्यादा प्रयोग किया जाता है। तो इस कारण से स्टूडेंट्स इसे अलग अलग तरीके से देखा गया है। यदि आपसे एग्जाम में यदि पूछ लिया जाए तो आप सभी लोगों को बनना चाहिए। बन जाएगा क्या सभी लोगों से? नोट डाउन कर लीजिए स्पीड से फटाफट। बनेंगे? पेपर में यदि आते हैं यहां से क्वेश्चन तो चलिए, अच्छी बात है भाई। अब फ्रेंड्स यदि आप लोगों को गन्ने के बारे में कुल से संबंधित क्वेश्चन जाए कि भैया बताइए गन्ना जो है वो कौन से परिवार का है, कौन से कुल का है, तो गन्ने का कुल या परिवार क्या होगा? कौन से परिवार में पैदा हुआ है गन्ना? जी, गन्ने का परिवार बता दो, कौन से परिवार का सदस्य है भाई गन्ना हमारा? ग्रैमीनी परिवार का सदस्य है, ऐसा आप लोग कह रहे हैं। जी, सभी ग्रैमीनी परिवार के साथ जाना चाह रहे हैं। तो फ्रेंड्स परिवार क्या होता है सर? ये घास कुल परिवार का है जिसे हम लोग बोलते हैं ग्रैमीनी। ये ग्रैमीनी परिवार का सदस्य है और ग्रैमीनी वाले को ही कहा जाता है घास कुल, और इसी को कहा जाता है एक और नाम से, इसको कहा जाता है पोएसी। क्या कहा जाता है? इसको पोएसी के नाम से जाना जाता है। यस, बिल्कुल ठीक है, क्लियर है। अब ये बताइए स्टूडेंट्स इसका ओरिजिन कहां हुआ है, इसकी उत्पत्ति कहां हुई है, कौन से देश में पैदा हुआ होगा ये? इसकी उत्पत्ति कहां हुई होगी? गन्ने की उत्पत्ति कौन से देश में हुई होगी? भारत में हुई है। चलिए, तो स्टूडेंट्स इसकी उत्पत्ति हुई है इंडो वर्मा। कहां हुई है? इंडो वर्मा। इंडो मतलब इंडिया का भाग, वर्मा मतलब म्यांमार। आज का जो समय है वो है उसका नाम म्यांमार, पहले उसे वर्मा कहते थे। इंडो वर्मा मतलब इंडिया और वर्मा वाला जो हिस्सा है वो वाला हिस्सा इसे माना जाएगा। इंडिया और वर्मा, वर्मा मतलब आज का क्या है? म्यांमार है। म्यांमार नाम उसने अपना बदल लिया देश का। चलिए, तो यदि स्टूडेंट्स आप लोगों से यहां से यदि क्वेश्चन दिया जाए कि भैया इसका परिवार कौन सा, तो ग्रैमीनी परिवार है, घास कुल है, उत्पत्ति हुई है इंडिया और म्यांमार वाले, ठीक है, देश के बीच में। अब ये बताइए गन्ने का गुणसूत्र कितना होता है? गुणसूत्र, गुणसूत्र मतलब नर और मादा की संख्या जिससे नई प्रजातियां पैदा होती हैं। क्रोमोसोम की संख्या बताइएगा जरा इसमें, गुणसूत्र कितने होते हैं इसके? 2n बराबर 40 लिख रहे हैं आप, और कोई? टू एन बराबर 80। जी, तो फ्रेंड्स 2n इक्वल टू कितना होता है? 80 होता है। 2n बराबर कितना होता है? 80 होता है। इसका गुणसूत्र है नर और मादा की संख्या जिसे हम लोग 2n से रिप्रेजेंट करते हैं। 2n क्या होता है? नर और मादा को रिप्रेजेंट करता है। बोले यस सर, बिल्कुल ठीक, क्लियर है। अब ये बताइए स्टूडेंट्स क्या इसमें पुष्प निकलते हैं? बोले हाँ बिल्कुल पुष्प निकलते हैं। जब भी गन्ना में देखा होगा आप लोगों ने, क्या आते हैं? पुष्प आते हैं। तो जिसे हम लोग क्या कहते हैं? इसे कहा जाता है हमारा इन्फ्लोरेसेंस के नाम से जाना जाता है, जिसे हम लोग बोलते हैं पुष्प क्रम। तो स्टूडेंट जो गन्ने में पुष्प क्रम निकलता है, शुगर केन का स्टूडेंट जो इन्फ्लोरेसेंस होता है वो कैसा होता है? यदि आपसे पेपर में दिया जाए कि ये बताइए गन्ने के इन्फ्लोरेसेंस को किस नाम से जाना जाता है, तो क्या कहेंगे आप? उस इन्फ्लोरेसेंस को क्या कहा जाता है? पेनिकल कहा जाता है। तो गन्ने में जो पुष्प आते हैं वो कैसे नजर आते हैं? यदि आपने कहीं देखा होगा, ठीक है,
पेनिकल को, तो पेनिकल कैसे होता है? आपने कुछ बच्चों ने कहा कि सर ये पेनिकल इन्फ्लोरेसेंस होना चाहिए। जी, तो करेक्ट आंसर है भाई पेनिकल। पुष्प क्रम जो होता है वो कैसे दिखा नजर आता है? सर ये पेनिकल के जैसे नजर आता है। पेनिकल, पेनिकल का मतलब क्या होता है बच्चों? कैसा पुष्प होता है पेनिकल का? एनीवन? तो फ्रेंड्स इसका जो पुष्प सूत्र होता है, ठीक है, बताइएगा, मैं आपको डायग्राम दे रहा हूं कि भैया पेनिकल की आकृति क्या होगी। तो क्या फ्रेंड्स पेनिकल की आकृति जो है, क्या ये आकृति होगी पेनिकल की? यस फ्रेंड्स, पेनिकल की जो आकृति है, ठीक है, वो कुछ इस तरीके से होगी। क्या ये आकृति होगी पेनिकल की? यस फ्रेंड्स, पेनिकल की जो आकृति होगी क्या कुछ इस तरीके से होगी? यस फ्रेंड्स, पेनिकल की जो आकृति होगी क्या इस तरीके से इसकी आकृति होगी? बताइए कैसी होगी इसकी आकृति? किस आकृति के साथ जाना चाह रहे हैं आप, जरा बताओ। ऑप्शन नंबर सी के साथ जाना चाह रहे हैं। जी वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो फ्रेंड जब भी किसी फूल में इस तरीके से आकृति निकले तो उसे क्या कहा जाता है? तो सर उसे कहा जाता है पेनिकल। और आपने देखा है गन्ने में जो पत्तियां निकलती हैं, जो तरीका निकलता है उसका, गन्ने की जो पत्तियां निकलती है वो तरीका आपने देखा होगा कुछ इस तरीके से ही होती है। हाँ या ना? देखा है क्या? यस बिल्कुल देखा हुआ है। अब स्टूडेंट्स गन्ने में फल लगता है? बोले हाँ, गन्ने में फल लगता है। तो बताइए स्टूडेंट्स यदि आपसे गन्ने के फ्रूट टाइप को पूछ लिया जाए कि भैया गन्ने का जो फ्रूट टाइप है वो क्या होता है, फल का प्रकार क्या है, गन्ने में जो फल लगता है उसका प्रकार क्या होता है? जी, कैसा फल लगता है बच्चों गन्ने में? तो सर गन्ने में जो फल लगता है उसमें क्या होता है? आपने देखा है गन्ना कुछ इस तरीके से होता है, बीच में क्या लगी होती है सर? इस तरीके से गांठ लगी होती है, और फिर गन्ने का जो है वो दूसरा पोर तैयार होता है। गन्ना कुछ इस तरीके से होता है। ऐसे ही होता है कि गन्ना? बोले हाँ सर बिल्कुल इसी तरीके से होता है। तो फ्रेंड्स यदि आप लोगों से, ठीक है, इसका फल का टाइप पूछ लिया जाए कि भैया फल का टाइप क्या होगा, तो क्या लिखना चाहेंगे बच्चों? आप जरा मैसेज करके बता दीजिए। कुछ बच्चे कह रहे हैं कि सर ये कैरियोप्सिस होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? कैरियोप्सिस। क्या आप कैरियोप्सिस के साथ जाएंगे? इससे आप लोग कह रहे हैं कि सर ये जो फल का टाइप है इसे हम लोग बोलेंगे कैरियोप्सिस। जी, क्या ये कैरियोप्सिस होगा? बोल सर ये कैरियोप्सिस क्या होता है? कैरियोप्सिस किसे कहते हैं? तो बच्चों ध्यान से समझिएगा आप टॉपिक को, ठीक है। कैरियोप्सिस के एग्जाम्पल को जरा और ध्यान से समझो, इसमें सुगर केन अकेले से आपको समझ में नहीं आएगा, कैरियोप्सिस के एग्जाम्पल से आपको जरूर समझ में आएगा। जी, तो कैरियोप्सिस के यदि आपसे एग्जाम्पल यदि पूछ लिया जाए तो कोई और एग्जाम्पल, क्या इसमें मक्का आएगा? बताओ, क्या कैरियोप्सिस फ्रूट में मक्का आने वाला है? जी, वो सर इसमें मेज आती है, मक्का आता है इसमें। मक्का का जो फल का प्रकार होता है सर उसे कैरियोप्सिस कहते हैं। इसमें राइस आएगा? राइस, बोले यस इसमें राइस आएगा। चावल, चावल कैसा होता है सर? ऐसे ही होता है। और क्या होगा इसमें? जी, और बताइए, क्या इसमें स्टूडेंट्स बाजरा भी आ सकता है? बाजरा, मोटे अनाज में यदि हम बाजरा की बात करें तो क्या बाजरा आ सकता है? जौ आ सकती है? जई, बोले यस सर इसमें जई वगैरह भी आ सकती है। जी, तो इसमें जौ आ जाएगा, बोले। और तो इस तरीके के जो अनाज आपने देखे हैं इनके फल के प्रकार को क्या कहेंगे? तो सर इनके फल के प्रकार को कहेंगे कैरियोप्सिस।
अब बच्चों को सबसे पहले यह जानना जरूरी है कि भैया कैरियोप्सिस जो है वो होता कैसे है, इसको हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि ये दिया गया जो एक सर कैरियोप्सिस होगा। चलो समझते हैं। कैरियोप्सिस एक अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक होगा, ठीक है। इसको समझते हैं कि कैरियोप्सिस की पहचान हमने कैसे की है। तो बच्चों सबसे, जैसे मान चलो मक्के के बीज से समझ लें, मक्के के बीज से आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे आपने मक्का का बीज देखा है, तो मक्का का बीज कुछ इस तरीके से होता है। बोले हाँ बिल्कुल है। तो फ्रेंड्स नीचे उसकी निब होती, निब। यदि आप गन्ने में भी देखेंगे तो गन्ने का ऊपर भी क्या होती, निब जाती। गन्ना नीचे से मोटा होता, ऊपर जाते जाते पतला होता जाता है। मक्का भी ऊपर से मोटा होता है, नीचे आते आते पतला हो जाता है। मतलब एक भाग उसका पतला होता है, एक भाग बहुत मोटा होगा, एक भाग बहुत पतला होगा। तो गन्ना आपने देखा होगा, जब भी खाया होगा, नीचे से जो है वो मोटा होता है, ऊपर से जाके क्या हो जाता है, थिन, पतला हो जाता है। क्लियर है क्या? बोले हाँ सर। तो यदि स्टूडेंट्स हम मक्के की बात कर रहे हैं समझने के लिए कि मेज से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बताओ, गन्ने को भी साथ में हम कंपेयर करेंगे। क्या स्टूडेंट्स ये ऊपर वाला भाग खाया जाता है क्या? मक्के का हो, चाहे गन्ने का हो, चाहे गेहूं का हो, क्या ये ऊपर वाला भाग हमारे काम का होता है? बोले सर नहीं, ऊपर वाले भाग को नहीं खाते, ये तो उसका क्या है, आवरण है, ठीक है, इसे नहीं खाया जाता, ये काम का नहीं। तो सर खाते क्या है? तो सर इसके बाद का जो भी भाग बचेगा, अंदर का पूरा वाला भाग खा जाएंगे। अब अंदर का जितना भी भाग बचेगा उसको हम पूरा खा जाएंगे। कैरियोप्सिस समझा रहे हैं कि कैरियोप्सिस है क्या? तो ये जो नीचे इसकी निब निकली है, इस निब को क्या कहते हैं? इसे कहा जाता है स्टूडेंट्स हमारा, ठीक है, फ्यूनिकुलस। क्या कहा जाता है बच्चों? इसको कहा जाता है फ्यूनिकुलस। अब ये फ्यूनिकुलस क्या चीज है? एक एक चीज समझिएगा, क्योंकि जब आता है तो, ठीक है, बनता नहीं है, क्योंकि आपने कभी ये चीज पढ़ी ही नहीं है। क्योंकि यहां पर जो आपको बताया जा रहा है कैरियोप्सिस टाइप, ये क्या होगा, एक प्रकार का आपका बायोलॉजी का टॉपिक हो गया, एग्रीकल्चर बायोलॉजी। तो फ्यूनिकुलस का मतलब क्या होता है? सर इसे हम लोग एक तरीके से कहते हैं कि एक तरीके से क्या है, रस्सी है, रस्सी जैसा। आपने देखा होगा इस तरीके से लटकते रहता है, व्हाइट कलर का मक्के में लटकते रहता है। बोले यस, बिल्कुल ठीक है। मतलब ये क्या कहते हैं सर, एक लंबा वाला भाग, ठीक है, लंबा भाग जो होता है सर वो होता है यहाँ पर। हर मक्के में आपने देखा होगा, हर गन्ने में आपने देखा होगा, ठीक है। गन्ने का जैसे आपने देखा ये भाग यदि गन्ने का बना हुआ है, यहाँ पर गन्ने का भाग है, ये बना है, ऊपर ऐसे इस तरीके से छावर लगी होती है। तो यहाँ पर जो भाग रहता है वो एक भाग जो सबसे ऊपर जाता है, नुकीला वाला, देखा होगा आप लोगों ने, सबसे ऊपर जाता है एक एंटीना जैसे। बोले यस सर, बिल्कुल देखा हुआ है। चलिए, तो स्टूडेंट्स इस तरीके से आप लोगों से जो है यहां से क्वेश्चन बनते हैं। इसको फ्यूनिकुलस के नाम से जानते हैं। यदि आपसे पेपर में डायग्राम आ जाए और पूछ लिया जाए इस भाग को क्या कहेंगे, इसको फ्यूनिकुलस के नाम से जानते हैं। वो एक प्रकार की रस्सी या एक तरीके का क्या हो गया हमारा, ठीक है, बिल्कुल महीन भाग हो गया। चलिए, अब बच्चों इसके बाद में इसमें और क्या पूछा जाएगा हमसे? तो ये जो आवरण है, ये जो पूरा ढांचा है इसका, ये वाला पूरा ऊपर का ये पूरा वाला भाग, इसको क्या कहेंगे? इस पूरे वाले भाग को जी, एक सेकेंड। जी बताओ बच्चों, क्या कहेंगे इस वाले भाग को? यदि आपसे पेपर में यदि पूछ लिया जाए कि भैया ये पूरा आवरण को क्या कहा जाएगा, तो क्या लिखना चाहेंगे आप इसमें करेक्ट आंसर? जी, कोई आंसर देना चाहता है, बताना चाहता है तो बिल्कुल बताइए। तो फ्रेंड्स इस आवरण को यदि आपसे पेपर में पूछ लिया जाए, जैसे गन्ने का जो ऊपर का क्या होता है, भाग होता है, जिसे आप क्या कर देते हो, फेंक देते हो, उस वाले भाग को क्या कहेंगे सर? इस वाले भाग को हम लोग कहते हैं पेरिकार्प।
क्या कहते हैं, पेरिकार्प के नाम से जाना जाता है। सुना है क्या आपने नाम पेरिकार्प? बोले हाँ सर। पेरिकार्प का मतलब क्या है बच्चों? यदि आपसे पूछ लिया जाए कि भैया ये पेरिकार्प क्या चीज होती है, क्या लिखना चाहेंगे आप पेरिकार्प के बारे में? क्या ये बाह्य आवरण है? तो सर इसे कहा जाता है बाह्य आवरण। बोले यस। या इसी को कहा जाता है बीज कोश। बीज कोश, ठीक है। इसी के अंदर क्या समाहित होता है? पूरा बीज समाहित होता है। बोले हाँ बिल्कुल। अब इसके बाद में, ठीक है, आपने देखा होगा स्टूडेंट्स, मेन जो गूदा होता है सर वो अंदर की ओर होता है। मेन गूदा कहां होता है? अंदर की ओर होता है। मेन चीज जो होती है सर इसके अंदर वाले भाग में होती है। तो ये पूरा अंदर वाला भाग क्या कहलाएगा आपका? अंदर वाले भाग को क्या कहेंगे हम? जी बताइए, अंदर वाले भाग को क्या कहते हैं जो खाएंगे हम लोग, जिसका रस निकालेंगे? तो फ्रेंड्स इस वाले भाग को कहा जाता है मीसोकार्प। क्या कहा जाता है? मीसोकार्प के नाम से जाना जाता है। मीसोकार्प जो वाला भाग हम लोग खाते हैं, या इसी को हम लोग कहेंगे एक और नाम से, अंदर की बात करेंगे, सबसे अंदर की भाग बात यदि हम करें, इसको हम लोग कहेंगे इंडोकार्प। इंडोकार्प मतलब सबसे अंदर का भाग, मीसो मतलब मध्य वाला भाग, मध्य वाला भाग। सबसे ऊपर का भाग पेरिकार्प, सबसे ऊपर पेरिकार्प। पेरिकार्प के बीच वाला हिस्सा क्या कहलाएगा? ये वाला हिस्सा बीज वाला, सर बीज वाले को कहेंगे मीसोकार्प। और सबसे अंदर का हिस्सा होगा जहां पर गुठलियां वगैरह मिल जाए, यदि कहीं हमें, जैसे आम के अंदर गुठली मिल जाती है, तो वो अंदर वाला भाग क्या कहलाता है हमारा? उसको हम लोग कहते हैं इंडोकार्प। इंडोकार्प। तो ये सारे भाग हैं। यदि आप किसी सीड के भाग को चेक करना चाहें तो इस तरीके से आपको सीड के भाग नजर आते हैं। आई होप क्लियर हो चुका होगा आप लोगों को। सबसे ऊपर का भाग पेरिकार्प कहलाता है, बीज वाला भाग मीसोकार्प, सबसे अंदर वाला इंडो भाग। इंडो मतलब सबसे अंदर का भाग हो जाएगा। बोले यस बिल्कुल ठीक, क्लियर है, बन जाएगा। चलो, अब यदि आपसे पेपर में यदि पूछ लिया जाए कि भैया ये सुगर कैन जो है इसके फल का प्रकार क्या है, तो फल का प्रकार में हमें लिखना है कि भैया ये फल का प्रकार जो है कैरियोप्सिस होगा। अब इसमें स्टूडेंट्स आपसे पेपर में आ जाए कि भैया बताइए इसमें शर्करा की मात्रा कितनी होती है? गन्ना यदि हम खाते हैं इसमें शर्करा कितनी होती है? इसमें शुगर कितना होता है? शुगर का, ठीक है, परसेंटेज कितना मिलेगा हमें? कितना परसेंट शुगर पाया जाता है बच्चों इसमें बताओ? 50% शुगर है। 21% शुगर है। जी हाँ स्टूडेंट्स, लगभग 21-22% के आसपास में, 21 या 22% के आसपास में क्या पाई जाती है? इसमें शर्करा की मात्रा पाई जाती है, शुगर की मात्रा पाई जाती है। बोले चलो ठीक है, क्लियर है। अब ये बताइए स्टूडेंट्स, क्या इसे C3 प्लांट कहेंगे या इसे C4 प्लांट कहेंगे? जी, इसे C3 पौधा कहा जाएगा या C4 पौधा कहा जाएगा? इसको C4 पौधा कहा जाएगा। क्यों कहा जाएगा C4 पौधा? तो सर ऐसे पौधे जिनकी हाइट इंसानों से बड़ी हो उन्हें C4 पौधा कहा जाएगा। तो गन्ना की हाइट इंसान की हाइट से बड़ी ही होती है, गन्ने की हाइट जो है वो इंसानों की हाइट से बड़ी ही होती है। तो इसे क्या कहेंगे सर? इसे हम लोग C4 प्लांट के नाम से जानते हैं। चलिए ओके। क्या स्टूडेंट्स इसे कैश क्रॉप कहा जा सकता है? कैश क्रॉप, इसका क्या एक और निक नेम जो है वो कैश क्रॉप हो सकता है? कैश क्रॉप मतलब जो हाथों हाथों बिक जाए। कैसे नकदी फसलें कह सकते हैं? क्या ये नकदी फसलों का हिस्सा होगी? बोले यस सर। नकदी फसल मतलब इसे बेचने के लिए ज्यादा सोच विचार नहीं करना पड़ता है, कोई भी आपसे गन्ना खरीद लेता है, क्योंकि गन्ना से गुड़ भी बन जाएगा, गन्ने से शर्करा भी बन जाएगी, गन्ने से शराब भी बन जाएगी। तो इसके बहुत तरह तरह के क्या है यूज होते हैं। बोले यस बिल्कुल।
तो इसे यदि हम और अदर नाम से जाने तो इसे क्या कहा जा सकता है स्टूडेंट्स जी? क्या इसे हाईएस्ट, यदि आपसे पेपर में ऐसा आ जाए, देखो क्वेश्चन बना के दे रहे हैं, क्वेश्चन में जाए हाईएस्ट वाटर, हाईएस्ट वाटर कंज्यूमिंग क्रॉप जी, सर्वाधिक जल धारण क्षमता है, सर्वाधिक जल धारण क्षमता है, किसमें है? शुगर केन में है, गन्ने में सबसे ज्यादा जल धारण क्षमता है, या मक्का में सबसे ज्यादा जल धारण क्षमता है, या टोमेटो टमाटर में सबसे ज्यादा जल धारण क्षमता है, या डी ऑल ऑफ दीज? ये सभी किस आंसर के साथ जाना चाहेंगे बच्चों, आप देख लीजिए। ऑप्शन नंबर ए के साथ जाना चाह रहे हैं, चलिए वेरी गुड। तो स्टूडेंट्स, ऐसे क्वेश्चन यदि हमसे पेपर में यदि पूछ लिया जाए कि भैया बताइए हाईएस्ट जो है वो वाटर कंज्यूमिंग वाले कौन कौन से हैं, तो कौन कौन सबसे ज्यादा वाटर जो कंज्यूम करता है, जरा देखिए। हाईएस्ट वाटर कंजप्शन क्रॉप यदि आपसे पेपर में पूछ लिया जाए तो इसके हिसाब से हमें क्या लिखना पड़ेगा सर? इसके हिसाब से हमारा करेक्ट आंसर बनेगा गन्ना बनेगा। गन्ना हमारा जो है वो क्या हो जाएगा? आंसर होगा। बोलिए यस। अब यदि मैं यहां पर टोमेटो हटा लूं और यदि मैं यहां पर क्या कर लूं, ठीक है, राइस कर लूं या पैडी कर लूं, पैडी मतलब राइस ही होता है जिसे हम लोग कहते हैं धान, तो क्या धान होना चाहिए आंसर में? अब जरा बताओ क्या लग रहा है आप लोगों को? अब क्या धान के साथ जाओगे? क्या आंसर होगा? धान के साथ नहीं जाओगे भैया? धान में पानी ज्यादा चाहिए होता है क्या? धान के खेत में पानी भर के लगाते हैं, गन्ने के खेत में पानी भर के लगाते हैं क्या? तो कौन सा होगा? सर्वाधिक जल धारण क्षमता किसकी होगी अब, गन्ने की या धान की? जी। तो बच्चों, ठीक है, करेक्ट आंसर अभी भी क्या है? गन्ना ही है। यदि बारिश बहुत ही ज्यादा मात्रा में हो जाए तो धान खराब हो जाती है। वो लगाने का तरीका है कि धान को जो है वो पानी भरा हुआ तो लगाते हैं। आपने देखा होगा यदि आपके खेत में पानी भी भरा है और यदि आपने उसमें गन्ना लगाए हैं तो गन्ना प्रोडक्शन देगा, धान प्रोडक्शन देगी ही नहीं। सबसे ज्यादा पानी किसको चाहिए सर? सबसे ज्यादा पानी चाहिए होता है गन्ना को। तो दूसरे नंबर में कौन है फिर? यदि आपसे क्रम पूछ लिया जाए कि सर्वाधिक पानी किसको चाहिए, सर्वाधिक, ठीक है, जल धारण ऐसा लिख लेते हैं, सर्वाधिक जल धारण जी। सबसे ज्यादा जल धारण किसका होगा भाई? वाटर रिक्वायरमेंट, इसको हम लोग वाटर रिक्वायरमेंट के नाम से भी जान सकते हैं या कंजप्शन के नाम से भी जान सकते हैं। सबसे ज्यादा पानी की आवश्यकता पड़ती है गन्ने को, शुगर केन जी। कितने पानी की आवश्यकता पड़ती है जरा बताओ? कितना पानी चाहिए गन्ने को? 120? क्या 120? 120 क्या सेंटीमीटर बारिश? यदि आपसे पेपर में यदि पूछ लिया जाए तो 120 क्या लिखोगे? सेंटीमीटर लिख दोगे? और कोई जवाब देना चाहे, मैसेज करना चाहे तो बिल्कुल कर सकता है। कितने पानी की आवश्यकता पड़ेगी इसे? तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा, इसे पड़ती है 2100 मिलीमीटर बारिश की आवश्यकता। कितनी? 121
कि 210 2100 मिलीमीटर बारिश की आवश्यकता पड़ती है। ये मिलीमीटर में है आंसर, किसमें है? मिलीमीटर में। और आंसर सेंटीमीटर में भी आएगा। यूनिट कन्वर्ट करना आना चाहिए, नहीं तो यूनिट कन्वर्ट करना नहीं आया तो उसी में लटक जाओगे आप। बताएंगे उसको भी, ठीक है। दूसरे नंबर में कौन है? दूसरे नंबर में हमारा राइस है, धान है। धान को कितने पानी की आवश्यकता चाहिए? धान को चाहिए 1250 मिलीमीटर बारिश की आवश्यकता, मतलब इतना पानी चाहिए इसको। तीसरे नंबर में कौन है बताओ? तीसरे नंबर में कौन है? क्या गेहूं है तीसरे नंबर में, कि मक्का है या कपास है? कौन है तीसरे नंबर में? तीसरे नंबर में आता है कपास। ये क्रम भी पेपर में पूछे जाते हैं बेटा। कपास, कॉटन को आवश्यकता पड़ती कितनी? 600 मिलीमीटर की। चौथे नंबर में कौन है सर? चौथे नंबर में हमारा है मक्का, मेज। इसको फिर चौथे नंबर में रखा गया, कितना? 500 मिलीमीटर ये रखा गया। तो ये चार आपसे पेपर में आते हैं, क्रम पूछा जाता है, ठीक है। ऐसा दे देगा आप लोगों को। सब सर्वाधिक जल धारण क्षमता किसकी होती? गन्ना की, कपास की, मक्का की और धान की। क्या ये आंसर सही बनेगा हमारा? फिर दूसरा आंसर आपको ऐसे दे दिया जाएगा, गन्ने की, ठीक है, फिर आपको धान की, फिर कपास की, फिर मक्का की। ऐसे आपको ऑप्शन मिलते हैं पेपर में। तो पहचान होना चाहिए ना तो बनेगा। अब पहचान ही करना नहीं आ रहा, क्रम ही नहीं मालूम हमें, 1 2 3 4 टॉप 4 के हमको क्रम नहीं मालूम, कैसे हैंडल करोगे फिर आप ऐसे क्वेश्चनों को? ये क्वेश्चन आपके चलन में है। चलो, तो स्टूडेंट्स अब यहां पर हमें समझना पड़ेगा, ठीक है, फॉर्मूले को, कि भैया हमें चेंज करना है तो हम कैसे चेंज करें जी। मिलीमीटर को हमें क्या करना है? चेंज करना है। तो कैसे चेंज करना होगा बच्चों, जरा देख के बताओ क्या होगा? पहले वाले का आंसर क्या होगा? यदि हमें यूनिट को कन्वर्ट करना है तो कैसे करेंगे? 2100 मिलीमीटर को यदि मुझे कन्वर्ट करना है तो 2100 मिलीमीटर का क्या होगा? तो सर कुछ नहीं होता है, बस भाग किससे देना है? 10 से भाग देना है बच्चों। किससे भाग देना? 10 से भाग देना है। तो गन्ने को कितने मीटर की, कितने सेंटीमीटर की आवश्यकता पड़ेगी? यदि आप सेंटीमीटर में लेना चाहो तो 210 सेंटीमीटर बारिश की आवश्यकता पड़ेगी। यदि आप 10 से भाग दे रहे हो तो आंसर सेंटीमीटर में आ जाएगा। 210 सेंटीमीटर बारिश की आवश्यकता पड़ती है। चलो, अब यदि आप लोगों को धान का जाए तो क्या होगा सर? 10 से भाग दे दो। 125 सेंटीमीटर बारिश यदि हो गई तो आपकी धान की फसल बहुत अच्छी मानी जाती है। कपास में 10 से भाग दे दो। यदि 60 सेंटीमीटर बारिश यदि होगी तो कपास अच्छी मानी जाती है। इससे ज्यादा हो गई तो कपास की फसल खराब हो जाएगी। मक्का, सर मक्का जो है सर 50 सेंटीमीटर की बारिश में बहुत अच्छी हो जाती है। ज्यादा यदि हो जाए तो मक्का जो है वो क्या हो जाती है? पीली पड़ जाती है। आपने देखा होगा मक्का क्या पड़ जाती है? पीली पड़ जाती है। देखें क्या आप लोगों ने? बोले यस, बिल्कुल देखा है। तो फ्रेंड्स इस तरीके से आपसे पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बन जाएगा या नहीं बनेगा? देख लो, बन जाएगा। यूनिट कन्वर्ट करना भी एक, ठीक है, प्रोसेस है जो आपको बनना चाहिए। और कितने सेंटीमीटर की आवश्यकता बारिश की पड़ती है ये भी हमसे पेपर में पूछा जा चुका है। तो गन्ने में सबसे ज्यादा बारिश की आवश्यकता पड़ती है। बोले हाँ, बन जाएगा। अब ये बताइए स्टूडेंट्स, ये जो गन्ना है ये कौन सी क्रॉप है? क्या ये रबी की फसल है? स्पेशल पूछा जा रहा है आपसे, क्या ये रबी की है, क्या ये खरीफ की है, क्या ये जायद की है जी, या ये जो है ऑल ऑफ दीज, सभी की है? किसकी फसल है? गन्ना किसकी फसल है बच्चों? सभी की है। चलो, सभी की वाले का भगवान भला करे, ठीक है। मैं आप लोगों से जो है गर्मी में लगवाऊंगा गन्ना, ठीक है। गर्मी में लगाने आओ आप गन्ना, कौन कौन उसका जर्मिनेशन कर पाता मैं भी देखूंगा।
चलिए, तो यदि स्टूडेंट्स आप लोगों से पेपर में यदि पूछ लिया जाए कि भैया इसको लगाने का समय कब है, कब लगाया जाता है इसको, और ये कौन से मौसम की फसल है, तो शुगर केन जो है कौन से मौसम की फसल है भैया, रबी की है, खरीफ की है, जायद की है। बहुत सारे बच्चे जो है वो कंफ्यूज हो जाएंगे इस क्वेश्चन को लेकर। शुगर केन कौन से मौसम की फसल है जी, रबी या खरीफ, दो में ही जा रहे हैं, जायद तो हो ही नहीं सकता, जायद किसी भी हाल में नहीं हो सकता, ये तो होगा नहीं तो ये भी होगा नहीं। बचे फिर दो ऑप्शन, या तो रबी या तो खरीफ, रबी या खरीफ होगा। तो बच्चों रबी में पानी थोड़ी होता है, सबसे ज्यादा पानी कब होता है सर, खरीफ में होता, तो कब लगाया जाएगा बेटा, गन्ना कब लगाया जाएगा, खरीफ के मौसम में। शुगर कैन इज अ खरीफ क्रॉप, सबसे ज्यादा इसी समय लगाई जाती है ऑल ओवर इंडिया, ऑल ओवर वर्ल्ड में मिला के। अब आप ये मत बोल देना कि सर हमारे पास तो पानी है, ठीक है, हम तो खरीफ में भी लगा लेते हैं, रबी में भी लगा लेते हैं, जायद में भी लगा लेते हैं, तो आपसे इसका आंसर नहीं बनेगा, ठीक है। हाईएस्ट जो सोइंग टाइम होता है उसको हमें यहां पर लेकर चलना है कि भैया सर्वाधिक लगाने का जो समय है वो कब है, ठीक है। तो यदि आपसे पेपर में दिया जाए भैया इसका जो सोइंग टाइम है, बुआई का समय है, लगाई का समय है, तो बुआई का समय क्या है इसका, खरीफ के मौसम में लगाई जाती है। तो गन्ना जो है वो खरीफ की फसल है, रबी की मत बोल देना। कुछ बच्चे तो चारों लगा दिए थे कि चारों की चारों होगी, ऐसा नहीं होगा, ये गलत आंसर नहीं देना है आप लोगों को। चलिए, अब ये बताइए स्टूडेंट्स, क्या ये आपका एलडीपी प्लांट है, क्या ये आपका एसडीपी प्लांट है, क्या ये स्टूडेंट्स आप लोगों का डीएनपी प्लांट है, या स्टूडेंट्स ये इनमें से कोई भी, ठीक है, नहीं होगा, कोई नहीं। किसका आंसर होना चाहिए, एलडीपी प्लांट है जी। चलिए, तो यदि आप लोगों से ऐसे क्वेश्चन यदि पेपर में यदि आते हैं और यदि आपसे नहीं बन रहे हैं, इसका मतलब है कि दिक्कत ही दिक्कत है आप लोगों के साथ में अभी फिलहाल। डीएनपी का मतलब होता है डे न्यूट्रल प्लांट, डे न्यूट्रल प्लांट मतलब प्रकाश निष्प्रभावी। क्या होगा बच्चों, डीएनपी का मतलब होता है प्रकाश निष्प्रभावी, ऐसे पौधे जिन्हें प्रकाश की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती, तुम्हें जब लगाना तब लगा दो, जब लगाना है तब लगा दो, उन्हें कोई दिक्कत नहीं है, वो हर मौसम में आसानी से हो जाएंगे उन्हें, ठीक है, बहुत अच्छा लगता है किसी मौसम में होना, आसानी से हो जाएंगे। तो डे न्यूट्रल प्लांट का मतलब क्या होगा, कौन से एग्जांपल आएंगे जरा देखो, डे न्यूट्रल किसे कहेंगे। तो सर आपने देखा होगा आप लोगों को टमाटर 12 से 12 महीने मिल जाता है, बोले हाँ टमाटर मिलता है, मिर्च 12 से 12 महीने मिलती, बोले यस 12 से 12 महीने मिल जाता है हमें। और क्या मिलता है आप लोगों को, साल भर। तो जो जो फसलें आपको साल भर मिलती है वो सभी के सभी किसका एग्जाम्पल है, टमाटर है, ककड़ी है, सनफ्लावर है, सूरजमुखी, ये सब किसके एग्जाम्पल हैं। तो सर जो फसलें आपको 12 से 12 महीने मिल जाती हैं वो किसका एग्जाम्पल होंगी, डीएनपी का एग्जाम्पल होंगी, बोले हाँ बिल्कुल ठीक। अब यदि आप लोगों को डीएनपी की जगह में पेपर में क्या जाए सर, शॉर्ट डे प्लांट, शॉर्ट मतलब क्या होता है सर, जिनको क्या चाहिए, कम प्रकाश चाहिए। तो आप मुझे ये बताओ कम प्रकाश कब निकलता है, शॉर्ट मतलब शॉर्ट डे प्लांट होता है, शॉर्ट डे प्लांट, कम प्रकाश कब निकलता है बच्चों, कम प्रकाश, ठीक है, कम प्रकाश कब निकलता है सर, बारिश में, बारिश में धूप निकलती क्या ज्यादा, बोले सर नहीं बारिश में तो धूप नहीं निकलती, और निकलती भी है तो ना के बराबर, 4 4 5 5 दिन हो जाते कि सूर्य भगवान के दर्शन नहीं होते, होते हैं क्या, बोले सर नहीं। तो ये बताओ गन्ना कौन से मौसम का है, तो सर गन्ना जो है सर ये बारिश का है, क्योंकि बारिश के मौसम में क्या लगाई जाती है, खरीफ की फसलें, खरीफ क्रॉप कब लगाई जाती है सर, खरीफ क्रॉप लगाई जाती है बारिश में। तो गन्ना जो है वो लॉन्ग डे होगा
एलडीपी का मतलब होता है लॉन्ग डे प्लांट। तो क्या ये, ठीक है, लंबी ज्यादा अधिक प्रकाश वाले पौधे बोलेंगे इसको, अधिक प्रकाशी पौधे, अधिक प्रकाश चाहिए। तो बताओ स्टूडेंट्स, गन्ना जो है वो कम प्रकाश वाला है कि ज्यादा प्रकाश वाला है? तो सर खरीफ की फसलें, जितनी भी खरीफ की फसलें हैं, मक्का है, गन्ना है, मूंगफली है, बाजरा है, सोयाबीन है, तो सारी की सारी खरीफ की फसलें इसी में आएंगी। सभी की सभी खरीफ की फसलें, जितनी भी खरीफ की फसलें होती हैं, सभी कौन सी होती हैं? सभी शॉर्ट डे प्लांट होती हैं, कम प्रकाश वाली फसलें होती हैं। चलो अब ये बताओ स्टूडेंट्स, ठंडी के मौसम में, ठंड के मौसम में आपने देखा है सुबह से धूप निकल जाती है, भले ही धूप कम होती है, लेकिन ठंड के मौसम में सुबह सुबह से धूप निकल जाती है। बोले हाँ देखा है। तो एलडीपी का मतलब होता है सारी की सारी कौन सी फसलें? तो सभी की सभी रबी की फसलें, जितनी भी रबी की फसल आपको याद आ रही है, आपके एरिया में लगाई जाती है, वो सभी फसलों को एलडीपी में रखा जाता है। आई होप समझ में आ गया होगा कि एलडीपी क्या होता है और एसडीपी क्या होता है और डीएनपी क्या होता है। तो इसमें गेहूं आएगा, इसमें क्या आएगा आपका, इसमें आपका गेहूं आ जाएगा, इसी में आपका चना आ जाएगा। बोले यस, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा आप लोगों को क्या कहना चाह रहे हैं? बोले यस बिल्कुल क्लियर है। अब ये बताइए स्टूडेंट्स, ठीक है जी, गन्ना का कटोरा किसे कहा जाता है? जैसे आपने एक बार सुना होगा धान का कटोरा, भारत में धान का कटोरा किसे कहा जाता है? तो धान का कटोरा छत्तीसगढ़ को कहा जाता है। धान का कटोरा छत्तीसगढ़ को, क्योंकि कम जगह में। ठीक है, आप मुझे बताओ, कटोरा, प्लेट ऐसी होती, प्लेट ऐसी होती, लेकिन कटोरा ऐसा होता है। तो कटोरे में ज्यादा चीजें आती हैं, कम जगह में ज्यादा चीजें आती है कटोरे में। बोले यस सर, कम, छोटा सा बर्तन में ज्यादा से ज्यादा चीज आती कटोरे में। बोले हाँ बिल्कुल ठीक है। तो यदि आपसे पेपर में दिया जाए सुगर कैन बाउल ऑफ वर्ल्ड, ऑफ वर्ल्ड, विश्व में गन्ना का कटोरा किसे कहते हैं? किसे कहते हैं? ऐसा कौन सा देश है जो बहुत कम जगह में, ठीक है, काफी ज्यादा प्रोडक्शन करता है? इंडिया। अरे वाह, वेरी गुड। और कोई, यदि आपसे पेपर में ऐसा कोई क्वेश्चन दिया जाए तो आप क्या आंसर देना चाहेंगे इस क्वेश्चन का? सुगर कैन, ठीक है, बाउल ऑफ वर्ल्ड पूछा गया है, तो क्या होगा इसका आंसर? तो स्टूडेंट्स इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा स्टूडेंट्स क्यूबा। क्या होगा बच्चों? तो एक देश है जिसका नाम क्या है, क्यूबा। क्यूबा देश में जो है सबसे कम जगह में सबसे ज्यादा प्रोडक्शन निकाल के दिया जाता है। यस बिल्कुल ठीक है। अब यही क्वेश्चन जो है आप लोगों को, ठीक है, पेपर में पूरे विश्व के नाम से आया तो क्यूबा हो गया। ठीक है, अब यदि मैं आपको इस क्वेश्चन को स्टेट के नाम पे दे दूं, सेम क्वेश्चन है, स्टेट के नाम पे दे रहे हैं, विच स्टेट इज कॉल्ड सुगर बाउल ऑफ इंडिया? सुगर बाउल ऑफ इंडिया, जी, किसे कहा जाता है बच्चों सुगर बाउल ऑफ इंडिया? जरा बताओ, शक्कर का कटोरा किसे कहा जाता है? जी, जो भी बच्चा जानता है मैसेज कीजिए, शक्कर का कटोरा किसे कहेंगे? इंडिया के अंदर, इंडिया के अंदर बताना है, बाहर नहीं बताना है। अब कौन सा राज्य है, किस राज्य को भारत का, भारत का चीनी का कटोरा कहा जाता है? चीनी का कटोरा किसे कहते हैं भारत में? कौन सा राज्य है वो? तो स्टूडेंट्स, क्या वो राज्य का नाम एमपी है? क्या उस राज्य का नाम जो है छत्तीसगढ़ है? क्या उस राज्य का नाम यूपी है? क्या उस राज्य का नाम जो है वो राजस्थान है? किस राज्य में सबसे ज्यादा जो है गन्ना होता है? जी,
यदि आप इसका आंसर नहीं दे पा रहे हैं, इसका मतलब है कि आपको, ठीक है, जनरल नॉलेज बिल्कुल भी नहीं है। यदि आप आंसर गलत दे रहे हैं तो जनरल नॉलेज में बहुत कमी है आपके अंदर, ये मान लेना आप। क्योंकि सभी को पता है कि सबसे ज्यादा पूरे, ठीक है, इंडिया के अंदर यदि कहीं शुगर मिल है, यदि कहीं शक्कर मिल है, तो शुगर मिल सबसे ज्यादा पूरे इंडिया के अंदर कहां पर है बच्चों? तो फ्रेंड्स, सबसे ज्यादा जो किसान परेशान होते हैं, यदि आपने देखा होगा किसान आंदोलन हुआ था तो उत्तर प्रदेश वाले भी लड़ाई करते हैं, किसके लिए? ठीक है, गन्ने के समर्थन मूल्य के लिए। गन्ने के समर्थन मूल्य के लिए सबसे ज्यादा क्या करते हैं, वो लड़ाई करते हैं। तो शुगर बाउल माना जाता है उत्तर प्रदेश को। पूरे इंडिया का सबसे ज्यादा जो प्रोडक्शन होता है वो कौन करता है? उत्तर प्रदेश अकेला करता है, लगभग 38.6%। पूरे इंडिया का केवल 38.6% तो यही कर लेता है जी। और सबसे ज्यादा शक्कर मिल भी कहां है, सबसे ज्यादा शुगर फैक्ट्री कहां है? उत्तर प्रदेश के पास में। इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा क्योंकि सारे क्वेश्चन पेपर में पूछे जा चुके हैं आप लोगों से। चलिए, अब फ्रेंड्स, आपसे एक क्वेश्चन पूछ लिया जाए, ठीक है, गन्ने को यदि हमें लगाना है, ठीक है, तो फ्रेंड्स आपने देखा होगा गन्ने के क्या लगाते हैं, पोर लगाते हैं, पोर। बोल सर ये पोर क्या चीज होती है, हमने कभी नहीं पढ़ा पोर। तो फ्रेंड्स, गन्ना जैसे आपने कभी खाया होगा तो गन्ने में इस तरीके से गांठ होती है। देखा क्या आप लोगों ने गांठ होते, ऐसे बीच में गांठ बनी होती है? बोले हाँ, देखा ऐसे गांठ बनी होती है गन्ने के अंदर? बोले हाँ सर, बिल्कुल गांठ बनी होती। जिसे हम लोग क्या कहते हैं, जिसे हम लोग बोलते हैं वर्ड, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, वर्ड। वर्ड मतलब होता है गांठ। वर्ड का मतलब क्या होता है सर? वर्ड का मतलब होता है गांठ। बोले यस, ठीक है, क्या होती है? इसे हम लोग कहते हैं गांठ होना। वर्ड होना मतलब क्या होना? गांठ होना। तो यदि स्टूडेंट्स, या अंकुरन जिसे हम लोग कहते हैं, ये यदि हमें लगाना है तो स्टूडेंट्स आपने देखा होगा कुछ लोग जो है वो केवल एक गांठ वाला लगाते हैं, वन वर्डेड वाला लगाते हैं, एक गांठ लगाते हैं, मतलब एक पोर लगाते हैं, केवल इतना, सिंगल वाला, इतना अकेला लगाते हैं, छोटा छोटा पीस लगाते हैं। तो ये कितने लगेंगे प्रति हेक्टेयर? प्रति हेक्टेयर कितने लगेंगे जी? प्रति हेक्टेयर कितने लगेंगे? यदि आपसे पेपर में यदि पूछ लिया जाए तो क्या आंसर देंगे आप? 60,000, 40,000? तो फ्रेंड्स, प्रति हेक्टेयर मालूम है आपको कितना होता है? एक हेक्टेयर जी, बताना जरा कोई, एक हेक्टेयर कितना होता है? पहले एक हेक्टेयर ही बता दो क्योंकि आपसे आंसर जो है एक हेक्टेयर में आता है। एक हेक्टेयर बराबर कितनी एकड़ जमीन होती है बताओ? एक हेक्टेयर में कितने एकड़ आते हैं? सर 2.47 एकड़ आते हैं। तो 2.47 एकड़ कितना होता है बेटा? बहुत होता है। 1,20,000 के आसपास में क्या लगाए जाते हैं? इसमें सेट्स लगाए जाते हैं। एक हेक्टेयर में कितने जाते हैं पर हेक्टेयर? याद रखना, 1,20,000 के आसपास। एक वर्ड वाले, एक वर्ड, ठीक है। छोटे छोटे होते हैं ना बेटा, छोटे छोटे होते हैं तो कम कम जगह लगाते हैं। यदि इसमें दो पोर बोल दूं तो दो पोर वाले, दो पोर मतलब ये दो, दो पोर लगेंगे, मतलब दो गांठ लगेगी, एक गांठ ये और एक गांठ ये होगी, मान चलो दो गांठ वाले लगेंगे क्योंकि यहां तो गांठ होती नहीं है, ठीक है। दो गांठ वाले क्या होंगे सर? दो गांठ वाले कम लगेंगे, कितना लगते हैं? 80,000 सेट्स लगते हैं प्रति हेक्टेयर में। यदि आपसे तीन गांठ वाले बोल दें तो कुछ लोग तीन गांठ वाले लगाते हैं। तीन गांठ वाले कितने लगेंगे? तीन गांठ वाले लगते हैं स्टूडेंट्स 40,000। तो जो आप डाटा दे रहे थे ना 35 से 40,000 के आसपास, डाटा फ्लक्चुएट है, ठीक है। 80,000 की जगह यदि आपको कल को 75,000 मिल जाए, 1,20,000 की जगह आपको 1,15,000 मिल जाए, तो कंफ्यूज मत होना, ये डाटा एक्चुअल नहीं होता है, ये फ्लक्चुएट होता है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है। तो आपको इसको याद रखना है, इससे समझते हुए चलना है आप लोगों को। चलिए, तो आपको यहां पर 35,000 भी मिल सकता है, कल को मान के चलो 35,000 भी आ सकता है। यहां पर आपको कल को मान चलो 75,000 भी मिल सकता है, 76,000, 77,000, 78,000, 79, 80, 81, 82, 83, 84, इसके आसपास, मतलब इस तरीके के आंसर मिलेंगे आपको। एक्यूरेट नहीं मिलेगा कि सर ने जो लिखवा दिया 80,000 तो 80,000 ही होगा। हर किसान के लगाने का तरीका अलग अलग होता है, थोड़ी दूरी पर यदि लगा दिया तो गड़बड़ हो जाएगा। समझ गए होंगे आप लोग क्या कहना चाह रहे हैं? तो
क्वेश्चन पूछे जाते हैं जी। आई होप आप लोगों को ये टॉपिक जो है शुगर का, किसी के मन में कोई डाउट नहीं होंगे या है कोई डाउट? बन जाएंगे। शुगर कैन से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे सब आपको बता दिए हैं। तो चलिए ठीक है स्टूडेंट्स, आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। बाय बाय, टेक केयर।